और कुछ मध्य प्रदेश में अपने झुंड के साथ स्थायी हो गए हैं, अपने गांव से दूर। क्या आपने कुंभलगढ़ के जंगल देखे हैं? वे इतने संपन्न हुआ करते थे। कई गांव में बड़े बड़े गौचर थे, बहुत सारे जानवर थे, भेड़िए, लकड़बग्गे, भालू, बंदर और कई पक्षी भी। हमारे मवेशियों को भी अपने मवेशियों को चुपके से गौचर में ले जाते हैं। जो किसान खेतों पर हमारा स्वागत करते थे, वे अब हमें भगा रहे हैं। वे कहते हैं कि हम अपने झुंड के साथ उनकी जमीन को बर्बाद करते हैं। ये वही परिवार है जो मेरे माता पिता को अपने खेत पर चरने के लिए बुलाते थे। हमें अब अपने गांव से और भी दूर जाना पड़ता है, उन खेतों की तलाश में जहां हम अपने मवेशी चरा सके। मैंने सुना है कि चराई हमारा हक है। कुछ समय पहले मेरे पति एक बैठक में चले गए थे। वहां उन्हें एक कानून के बारे में बताया गया जो हमें जंगल में जीने और उसके उपयोग का अधिकार देता है। मैंने ये भी सुना है कि समाज के कुछ पंच चराई के अधिकार के लिए अदालत गए थे, लेकिन हमें अब भी कुंभलगढ़ में चराई का अधिकार नहीं दिया जा रहा। इन हालातों में मवेशियों के साथ साथ घर की देखभाल करना आसान नहीं है। मेरे घर में मैं और मेरे पति के अलावा मेरा बेटा और बेटी है। मेरा बेटा रत्नागिरी चला गया है, वहाँ वो मिठाई की दुकान में काम करता है। उसको इतनी दूर भेजना पड़ा क्योंकि केवल पशुपालन से घर चलाना मुश्किल हो गया था। मेरी बेटी जब उम्र की हो जाएगी तब उसको ससुराल जाना होगा। हमने उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है जो मुंबई में काम करता है। तब तक वो मुझे मवेशियों की देखभाल करने और घर के कामों में मदद करेगी। हमें सभी हाथों की आवश्यकता है।
हम पशुपालकों के दिन की शुरुआत सुबह सूरज निकलने से पहले हो जाती है। मैं अपने परिवार के साथ साथ भेड़ और बकरियों की भी देखभाल करती हूँ। हम सुबह सुबह मवेशियों को धोने के बाद छाछ और घी बनाते हैं, फिर भोजन तैयार करते हैं। हैंडपंप से पानी लाना, पशुशाला और घर साफ करना, मींगनी इकट्ठा करना, भेड़ बकरी के बच्चे के लिए डालियां लाना, ये सब काम हमें चराई के लिए जाने से पहले करने पड़ते हैं। मवेशियों को चराने के लिए 2 लोगों का साथ होना जरूरी है, इसीलिए मेरी बेटी या मुझे मेरे पति के साथ जाना पड़ता है। कभी कभी जब मेरे पति को किसी काम के लिए शहर जाना होता है या पंचायती में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है, तो मुझे और मेरी बेटी को भेड़ बकरी को चरने के लिए ले जाना पड़ता है। जो घर पर रहता है उसे दोपहर में एक छोटी झपकी लेने का समय मिलता है, लेकिन घर पर काम खत्म ही नहीं होता। कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई, चारे के भंडार के लिए जगह बनाना जैसे कई काम भी होते हैं। इसके साथ ही बीमार भेड़ बकरियों की भी देखभाल करनी पड़ती है। जब मैं छोटी थी, मेरे नाना नानी के पास भेड़ बकरी का बड़ा झुंड था। हमारे पास भार ढोने के लिए ऊंट और गधे भी थे। मेरी दादी साल के 8 महीने मालवा प्रवास करती थी। मैं केवल कल्पना कर सकती हूँ कि हर दम चलते फिरते रहने वालों का जीवन कैसा होगा। कब तक चलते रहना है उसका कोई प्रमाण नहीं। विश्राम के लिए जगह मिलेगी या नहीं, मौसम कैसा होगा, तपती गर्मी या घनघोर बारिश में सर पर छत होगी या नहीं। औरतें तो ऐसे ही जन्म भी देती है। मैं केवल कल्पना कर सकती हूँ मेरी दादी की बताई हुई कहानियों से कि मालवा और वहाँ के लोग कैसे होंगे। जैसे जैसे मेरे दादा दादी की उम्र बढ़ी, उनको दूर देश की यात्रा करना मुश्किल हो गया। मेरे चाचाओं ने दूसरे काम करना शुरू किया और मेरे पिता पर परिवार की झुंड की देखभाल करने की जिम्मेदारी आ गई। उनको ऊंट और अधिकांश भेड़ बकरी बेचने पड़े। मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे नए परिवार में ले जाने के लिए 10 भेड़ और 10 बकरियां दी गई थी। मैं कभी स्कूल नहीं गई। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और मुझे घर की देखभाल कैसे की जाए ये सीखना पड़ा। मैंने अपनी माँ और मेरी दादी से कपड़े सिलाई, खाना तैयार करना और कुछ घरेलू चिकित्सा के नुस्खे सीखे। मेरी बेटी को हमने कुछ समय के लिए स्कूल भेजा था। वह दिमाग से काफी तेज है, लेकिन मेरे बेटे के बाहर जाने से सिर्फ मेरे पति और मेरे बीच झुंड की देखभाल करना मुश्किल हो गया था। उसे स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि हमें मदद की जरूरत थी। काश वो स्कूल खत्म कर पाती, लेकिन हम असहाय हैं। बाद में उसे उच्च पढ़ाई के लिए दूर फालना या पाली भेजना पड़ता और हमारे समुदाय में इसकी अनुमति नहीं है। लेकिन मैंने उसे उसके भविष्य के लिए हर जरूरी चीज सिखाई है। वह जानती है कि मवेशियों को कैसे संभालना है, छाछ कैसे बनानी है, खतरे का सामना निडर होकर कैसे करना है, क्योंकि हमें अनिश्चितता हर रोज झेलनी पड़ती है। मेरी माँ एक दाई है। जब महिला प्रसव वेदना में जाती है तो मेरी माँ को सहायता के लिए बुलाया जाता है। उसने यह मेरी दादी से सीखा है। कई लोग उसके देसी इलाज पर भरोसा करते हैं। हमारे कई पुराने लोग उपचार करता है क्योंकि वे जंगल में मिलने वाले जड़ी बूटियों की पहचान रखते हैं और पारंपरिक चिकित्सा को समझते हैं। मेरे मन में कई सवाल आते हैं। मेरे समुदाय का भविष्य क्या है? अगर जंगल खुले होते तो क्या होता? अगर मैं मेरी दादी और माँ की तरह
जंगली जानवरों या चोरों के डर के बिना जंगल जा सकती तो गौचर फिर कैसे बहाल होंगे? क्या किसान हमें फिर से खेतों में चराने देंगे? अगर मवेशियों को पालना फिर से अभिमान की बात होती है तो क्या हमारे बेटे शहरों से लौट आना चाहेंगे? समाज के नौजवानों का क्या? यदि शिक्षा मेरे समुदाय के भीतर लड़के और लड़कियों दोनों के लिए उपलब्ध हो जाए तो? अगर लड़का और लड़की दोनों को अपने अपने साथी चुनने की अनुमति दी जाए तो? क्या समाज की औरतें खुद का प्रतिनिधित्व कभी कर पाएगी? अपनी नियति खुद चुन पाएगी? और अगर ये सब परिवर्तन होते हैं तो क्या समाज के नौजवान इस पारंपरिक आजीविका का चयन कर पाएंगे? इन सब बदलावों का राइका औरतों पर काफी प्रभाव हुआ है। पशुपालक समुदायों की महिलाएं उन परिवर्तनों से सबसे अधिक प्रभावित हुई है जिन्हें हम विकास के रूप में देखते हैं। सामुदायिक संसाधनों तक उनकी पहुंच और उपयोग में भारी कमी आई है और उनकी आवाज को धीरे धीरे शांत किया जा रहा है। राइका महिलाएं अपने समुदाय के भीतर और बाहर होने वाले इन परिवर्तनों को झेल रही है और उनसे जूझ रही है। अक्सर उन्होंने ही पशुपालन को जिंदा रखा हुआ है जहां पुरुष दूसरी आजीविका खोज रहे हैं। कई बार समुदाय के भीतर उन्हें अपने भाग्य के बारे में निर्णय लेने की अनुमति नहीं होती है। फिर भी जो महिलाएं अभी भी पशुपालन कर रही है, उनके पशु ही उनके स्वाभिमानी जीवन और पहचान की जड़ें हैं। गुजरात की रबारी महिलाएं कहती है, माल छे तो मोबो छे। अगर किसी के पास मवेशी है तो उसकी गरिमा है।